वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निशांत और आज हम लोग अनदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हिस्ट्री का कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 10 की है। तो हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाते हुए एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सीडीएस हो गए, यूपीएससी हो गए, सीजीएल हो गए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या है, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग क्या होता है। तो फूड प्रोसेसिंग, मान लो हम लोग एक टोमेटो लेते हैं, उससे केचप बना रहे हैं, फ्रूट्स लेते हैं उससे जैम बना रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, फूड प्रोसेसिंग कर दे रहे हैं, यानी बिल्कुल तरह से उसको बदल दे रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्या, ब्रीवेरी। ब्रीवेरी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बियर को कमर्शियली बनाया भी जाता है, बेचा भी जाता है। वैग्रेंट वैसे लोग होते हैं जिनका अपना सेटल्ड होम भी नहीं होता, ना ही कोई रेगुलर वर्क होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्गोइस, जो अपर मिडिल क्लास होते हैं उनको वर्गोइस बोला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट गोमस्ता, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना। तो गोमस्ता का मतलब क्या होता है, इंडियन वर्ड में इसका मीनिंग जाने तो एक एजेंट की तरह। और एजेंट तो सबको आप अभी के दुनिया में पता ही है, एक मिडिल मैन होता है जो मर्चेंट्स एंड वीवर्स के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेपलर। तो स्टेपलर वो होता है जो पर्सन्स जितने भी फाइबर है उनको स्टेपल्स करके, यानी उसको अच्छे से पैक करके पूरा ऊल को अच्छे से रखता है। ठीक है, उसके फाइबर के अनुसार से कि कौन सा कैसा फाइबर है, उसके हिसाब से सबको वन बाय वन वो रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग जानेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले क्या था, तो उससे पहले सबसे पहले आया था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो है जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री उस समय नहीं थी। उस समय भी तो बनता होगा, सामान बनते थे जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं आई थी। तो उस समय क्या होता था, उस समय ये होता था कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते थे वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ या ये सब पे नहीं बनते थे। वो कैसे बनते थे, वो छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ में बनते थे। और उनके वर्कर्स कैसे होते थे, वो घर के वर्कर्स ही होते थे। घर के वर्कर्स हो गए या गांव के लोग हो गए, सब मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोई 20 लोग कुछ काम कर लिए, 20 लोग कुछ काम कर लिए। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कॉटन का, अगर कोई कपड़ा ही बनाना है तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि थ्रेड बना रहे हैं, कुछ वीविंग कर रहे हैं, कुछ उसको फिनिश्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबका काम बढ़ जाता था। ठीक है, 20 लोग करके पूरा गांव अगर लगा हुआ है तो बना रहा है। ठीक है, तो होम बेस्ड रहता था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना बड़ा फैक्ट्रीज आने से पहले क्या हम लोग का एरा चल रहा था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब उसके बाद क्या होता है, फैक्ट्रीज आते हैं। तो 1730 को सबसे पहला फैक्ट्री जो आता है वो इंग्लैंड में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्ट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हम लोग जो समझेंगे, वो जिसके कारण इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इतने सारे इंडस्ट्रीज आए हैं, तो वो क्या है, कॉटन है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इन्वेंशंस हुए 18th सेंचुरी में, जिसके कारण एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई प्रोडक्शन की, और जिससे हमारे फैक्ट्रीज और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। ठीक है, अब कॉटन मिल कौन क्रिएट किए थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये हम लोग देखेंगे द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल चेंज हुआ है तो उसका जो स्पीड, कितने स्पीड से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या फिर इंडस्ट्रीज चेंज हुए, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज जो आए थे, जो कॉटन मेटल से काम करते थे, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज, ये नहीं कि वो तुरंत आए और जितने भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे वो सब बंद हो गई, काम नहीं कर रही थी। तो इतना आसान नहीं था नई इंडस्ट्रीज़ को पुराने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हावी होना, इतना आसान नहीं था। ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत धीरे धीरे हुए। ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी जो आई थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अगर मशीन्स जो होते थे अगर वो टूट जाते थे तो उनको रिपेयर करना भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता था, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, जिसके कारण जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे वो ये लेने को तैयार नहीं होते थे।
ठीक है, क्योंकि जो इन्वेंटर्स भी होते थे जो उन बोलते थे, जो इन्वेंट करते थे कि मशीन्स का, और बोलते थे कि ये इतना काम कर देगी, ये इतना ज़्यादा एफिशिएंसी मशीन में है, लेकिन वो उतने एफिशिएंट होती नहीं थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैंड लेवर एंड स्टीम पावर। तो हैंड लेवर और स्टीम पावर का क्या हुआ, तो विक्टोरियन ब्रिटेन, तो वहाँ पे विक्टोरियन ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे कोई भी लेबर की शॉर्टेज नहीं है। तो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो क्या करेगा, तुरंत मशीन को इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे लेबर्स का तो कोई कमी नहीं है, चीप लेबर्स आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, और इन मशीन्स लेना, कोई भी अगर कोई भी बिजनेसमैन को मशीन्स लेना रहता था तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उस समय करना पड़ता था, और कोई भी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं था। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सीजनल इंडस्ट्रीज भी होते थे जो हैंड लेबर को ही प्रीफर्ड करते थे। अगर वो मशीन्स ले लेते थे तो सीज़न के हिसाब से उनका काम चलता था कि एक सीज़न में चल रहा है, दूसरे सीज़न में उनको बंद रखना है, तो उनका तो पैसा वेस्ट होता है, जिनके कारण वो लोग प्रीफर करते थे हैंड लेबर को ही। तो हैंडमेड गुड्स उस समय जो होते थे वो सिंबलाइज भी होते थे बहुत अच्छी तरह से बनाने का। जैसे कि अगर हम लोग अभी भी देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े लोग शौकीन होते हैं कि हाथ से बना हुआ सामान रखें। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनका क्लास को दिखाता है कि हम कितने अमीर हैं, हम शौकीन हैं। ठीक है, तो उस समय भी वैसा ही था। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द वर्कर्स। अब वर्कर्स के लाइफ के बारे में जानते हैं। तो लेबर्स जो थे वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा तादाद में अवेलेबल थे। ठीक है, जिसके कारण जितने भी वर्कर्स थे उनके लाइफ को अफेक्ट पड़ता था, क्योंकि अब कोई भी सामान का बहुत, अगर हम लोग अगर हम लोग भी जानते हैं, कोई भी लोग बहुत ज़्यादा कहीं पे पॉपुलेशन है तो कोई भी इंडस्ट्री किसी को भी जॉब दे सकता है। अब वो कितना भी चीप लेबर तो मिलेंगे ही, क्योंकि अब कोई तो मना करेगा नहीं, सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब कितना उसको दे रहा है सैलरी, उसको तो सिर्फ 2 वक्त का रोटी मिल जाए वही उसके लिए काफ़ी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए। तो नेक्स्ट उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर वो लोग सीजनल वर्कर थे तो सीज़न ख़त्म होने के बाद वो जॉबलेस हो जाते थे, उनके पास कोई और दूसरा काम नहीं होता था। फिर 19वीं सेंचुरी के दौरान जब वेजेस को इंक्रीज़ किया गया, जब उनके सैलरी को इंक्रीज़ किया गया, लेकिन जो प्राइस था, जो सामानों का जो बेसिक गुड्स थे वहाँ के, वो भी डबल्ड हो गए थे, वो भी इंक्रीज़ हो गए थे, जिनके कारण उनका वेजेस जो बढ़ाया गया उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कॉलोनीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। तो सबसे पहले इंडियन टेक्सटाइल्स का क्या हाल था। ठीक है, तो मशीन इंडस्ट्रीज़ के आने से पहले सिल्क और कॉटन गुड्स इंडिया में डोमिनेट कर रहे थे पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, पूरा जितना भी इंटरनेशनल मार्केट था वहाँ पे सारा प्रोडक्ट ये सिल्क एंड कॉटन का इंडिया से ही जाता था, क्योंकि इंडिया का जो क्वालिटी यहाँ से बनाकर भेजा जाता था वो क्वालिटी कहीं और नहीं मिलता था। ठीक है, ए वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। तो प्री कॉलोनियल बहुत सारे यहाँ पे पोर्ट्स बने। तो हम लोग को जैसे पहले ही पता है यहाँ पे क्यों आए थे ब्रिटिशर्स, यहाँ पे बिजनेस करने ही आए थे। उनको यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा और उसके बाद यहाँ पे वो लोग अपना फैक्ट्रीज खोले, उसके बाद सब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है वीवर्स के साथ क्या हुआ। अभी वीवर्स कौन है, ये छोटे छोटे वीवर्स होते थे जो कपड़ा अपने हाथ से बुनते थे। तो इनका क्या हुआ, जैसे जैसे मशीन्स आ रही है तो इनका क्या हो रहा है, तो वो भी देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब पॉलिटिकल पावर इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हो गया, उसके बाद वो क्या करना शुरू किए, जितने भी पहले से ट्रेडर्स ब्रोकर्स थे उनको वो लोग एलिमिनेट करना शुरू किए, ताकि वो लोग क्या कर सकें, जो वीवर जो कपड़ा बुनते थे बनाते थे उन पे डायरेक्ट कंट्रोल अपना कर सकें। क्योंकि पहले वीवर्स जो कपड़ा बनाते थे तो उनको क्या करते थे, अदर इंडियन बिजनेसमैन जाके पैसा देते थे और लेते थे। ठीक है, लेकिन उनके पास एक पावर होता था वीवर्स के पास, अगर वो कपड़ा बनाते थे तो वो क्या करते थे, अपने सामान का नीलामी करते थे। ठीक है,
और ये जो नीलामी करते थे, जो ज़्यादा पैसा देता था उनको वो बेच देते थे, तो वहाँ पे इनका फ़ायदा होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगने लगे थे, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पेड सर्वेंट रखा था जिसका नाम था गुमस्ता, जो वेवर्स को क्या करते थे, सुपरवाइज करते थे, कि उनको बताते थे कि आपको कितना कपड़ा बनाना है, कैसा क्वालिटी होना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। तो उनका सबसे पहले वो क्या करते थे, पहले ही रॉ मटेरियल्स के लिए लोन उनको दे दिया करते थे ताकि वो किसी और को बेच ना पाए, और जितना भी कपड़ा वो बनाते थे वो डायरेक्ट वो लोग हैंड ओवर कर देते थे गोमस्ता को, और गोमस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचा देती थी। फिर बहुत सारे वेविंग विलेजेस में ये भी रिपोर्ट किया गया कि वेवर्स और गोमस्ता के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था, तो जो नए गोमस्ता थे वो बाहर के लोग थे, उनको वेवर्स से कोई भी लेना देना नहीं था, उनको बस अपना बिजनेस करना था। यहाँ तक कि वो लोग बहुत वायलेंट भी करते थे और बहुत गंदे तरीके से उनको सुनाते भी थे, जिसके कारण वेवर्स जो थे उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और जो कंपनी जो भी वेवर्स को देती थी पैसा, वो उसको एक फ़िक्स कर देती थी और बहुत ही कम देती थी, जिसके कारण पहले जो वेवर्स को नीलामी करके सबसे ज़्यादा उनके सामान का पैसा मिल जाता था, अब वैसा कुछ नहीं था। अब जो कंपनी उनके लिए फ़िक्स करती थी उनको वही लेना पड़ता था, और जो कि बहुत ही कम होता था। अब नेक्स्ट देखेंगे, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब मैनचेस्टर तो पूरा शहर है, वो तो पूरा इंडिया में आ नहीं सकता है। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया मतलब मैनचेस्टर में जो सामान बनते थे, कॉटन्स के जितने भी कपड़े बनते थे, वो इंडिया में कैसे आए, ठीक है। तो क्या होने लगा, जैसे जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी इंग्लैंड में, तो वहाँ के इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जितने थे वो वहाँ के गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे कि बाहर के जितने भी गुड्स सामान ये सब बेचा जा रहा है वो सब में टैक्स लगाया जाए, ताकि वो लोग क्या कर सके, आराम से वहाँ पे अपने सामान को बेच सकें, कोई भी उनके साथ कंपटीशन नहीं हो। साथ ही मशीन्स का आविष्कार हो गया था, अब वो लोग कैपेबल थे कि वो लोग बहुत ह्यूज अमाउंट में कॉटन के कपड़े बना सकते हैं। तो इसीलिए उनको नए मार्केट का भी तलाश था, इसीलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएड भी कर रहे थे कि वो लोग अपना सामान इंडियन मार्केट में भी बेच सकें, जिसके कारण जो इंडिया में कॉटन वेवर्स थे उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे क्या, उनके जो एक्सपोर्ट मार्केट थे वो तो सबसे पहले बंद हो गए क्योंकि टैक्स लगा दिया गया था मैनचेस्टर के कारण। फिर उसके बाद जो मैनचेस्टर के गुड्स होते थे वो बहुत ही कम दाम के होते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मशीन से बनाया जाता था, और मशीन से तो एक बार में बहुत सारा बन जाता था, लेकिन वही वीवर्स को तो बहुत टाइम लगता था एक कपड़ा बनाने में, जिसके कारण जो मशीन्स के कपड़े होते थे वो बहुत कम दाम के होते थे। तो 19th सेंचुरी का एंड होते होते इंडिया में फैक्ट्रीज भी सेटअप होना शुरू हो गया और वो लोग प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए, जिसके कारण मशीन गुड्स इंडिया में फैलने लगी, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स वीवर्स को झेलना पड़ा। अब फैक्ट्रीज कब कब आई है वो देखते हैं इंडिया में। तो 1854 में सबसे पहला कॉटन मिल आया था बॉम्बे में, ठीक है। नेक्स्ट आया था 1855 में जूट मिल बंगाल में। नेक्स्ट आया 1864 4 कॉटन मिल्स को खोला गया, और नेक्स्ट था 1862 को जूट मिल को खोला गया, ठीक है। नेक्स्ट है 1860 एल्गिन मिल जो कानपुर में स्टार्ट किया गया, और 1861 जो फर्स्ट कॉटन मिल अहमदाबाद में जो सेटअप किया गया था, ठीक है। 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल लगाया गया मद्रास में, जो प्रोडक्शन करना स्टार्ट की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ का डेट है, आप लोग ध्यान से इसको देख लो और याद करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट है द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। तो इन्हीं के बीच जो हमारे टाटा बिरला है, अब ये लोग कहाँ से आए थे, ठीक है। अब इंडियन बिजनेसमैन भी तो कुछ सोच रहे होंगे कुछ करने का, तो वो अब हम लोग देखते हैं। तो द्वारका नाथ टैगोर
जो द्वारका नाथ हमारे टैगोर थे, वो लोग वो क्या किए, जो चाइना के साथ ट्रेड होता था ये ब्रिटिशर्स का, उसी में उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखा कि उसमें वो लोग कमा सकते हैं, अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बॉम्बे में पारसीज जैसे दिनसो पेटिट, जमशेदजी, नुसरवंजी टाटा, जिसको हम लोग जानते हैं अभी भी, जिनका अभी भी कंपनी है, उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रियल एम्पायर्स खड़ा किए इंडिया में। ठीक है, कॉलोनियल पावर आने के बाद जो इंडियन बिजनेसमैन थे, उनको यूरोप में ट्रेड करने नहीं दिया जाता था, वहाँ पे कोई भी गुड्स बनाने नहीं दिया जाता था, सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे। पहले ही मैंने बताया, टैक्स लगा दिए थे, फिर उसके बाद पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप वो लोग वहाँ पे बिजनेस कर ही नहीं सकते। अब जो वर्कर्स होते थे वो फैक्ट्रीज के लिए आते कहाँ से थे? ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को पता है इंडिया में पॉपुलेशन की कमी नहीं है, उस समय भी नहीं था। तो जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते थे, तो इंडस्ट्रियल रीजन्स के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, वहाँ से वर्कर्स आया करते थे एम्प्लॉयमेंट की तलाश में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, जो उनका सबसे खास यानी पुराना कोई काम करने वाला अगर होता था, तो उनको एक जॉबर की तरह एम्प्लॉय कर दिया जाता था कि जाओ तुम्हारा काम है नए लोगों को भर्ती करना और जॉब देना। ठीक है, इसके लिए उसको कमीशन भी दिया जाता था। तो वो क्या करता था, विलेजेस से लोगों को लाता था और उनको जॉब यहाँ पे इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड करता था, और साथ में सिटी में भी सेटल होने में मदद करता था, जिसके कारण उसे भी बहुत फ़ायदा होता था। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं दी पेक्यूलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या क्या खास खास बातें जो हम लोग को जानना है, इम्पॉर्टेंट है, वो देखते हैं। ठीक है, तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जो थी, वो टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस करती थी, तो इसीलिए वो इंडिया में जितने भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किए थे, उसको बहुत ही चीप रेट्स में उनसे वो लोग लेना शुरू कर दी थी, ताकि वो वहाँ पे अच्छा बिजनेस कर सकें। ठीक है, तो जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड्स था, तो क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ था, जिसके कारण जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन वहाँ से मिलने लगा, लोग उसको ज़्यादा प्रमोट करने लगे। जैसे कि आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट में क्या हो रहा था, बॉयकॉट कर दिया जा रहा था जितने भी फॉरेन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स थे, तो जिनके कारण इंडियन इंडस्ट्रीज़ थे उनके सामानों को यूज़ किया जा रहा था, जिनके कारण उनको बढ़ावा मिला। ठीक है, तो 1906 जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है, वो भी कम होने लगा। यान का जो इंडिया और चाइना के बीच में डील होता था, जो मैंने पहले ही बात किया, जो द्वारका नाथ टैगोर ने एक अपॉर्चुनिटी देखा था, चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा था, तो वहाँ से उन्होंने कमाया और अपना इंडस्ट्री उन्होंने भी खड़ा किया, तो यही ट्रेड था। तो ये डिक्लाइन क्यों होने लगा था, तो चाइनीज़ और जापानीज़ लोग भी वहाँ पे अपने मिल खोल लिए थे, और वहाँ पे भी बहुत सारा वो लोग प्रोडक्शन करने लगे थे, जिनके कारण अब उनको ज़रूरत नहीं था इंडिया से ख़रीदने का, इसीलिए वो डिक्लाइन भी होने लगा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो हम लोग पिछला ही नेशनलिज्म में इंडिया में पढ़े थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हम लोग को पता ही है, जितना भी वार प्रोडक्शन में सब इंडस्ट्री बिजी हो गए, ताकि वो लोग आर्मी के लिए क्लोथ्स और एम्यूनेशन सब कुछ बना सके, जिसके कारण जो मैनचेस्टर का इंपोर्ट था जो इंडिया में आता था, वो पूरी तरह से डिक्लाइन होने लगा। और वार के बाद जो मैनचेस्टर, जो पहले उनका जो यहाँ पे बेस था, वो उसको वापस नहीं रिकैप्चर कर पाए। ठीक है, क्योंकि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थे, इंडियन इंडस्ट्रीज़ थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान और स्वदेशी मूवमेंट ये सब चल रही थी, इसके दौरान अपना एक बेस बना चुके थे मार्केट में। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या हुआ, अब ये भी प्री डोमिनेट होने लगे, फिर से ये लोग डोमिनेट करने लगे मार्केट में। आखिर ये कैसे हुआ, तो लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो थी वो कुछ ही जगह पे थी, जैसे कि इंडिया में हम लोग देखें तो बंगाल और बॉम्बे में ही ज़्यादातर लार्ज इंडस्ट्रीज़ थे। अब बाकी सब जगह तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ ही थे, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन, तो ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन और हैंडलूम प्रोडक्शंस ये सब एक्सपेंड होने लगा 20th सेंचुरी के दौरान। पर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उस समय
नया इन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है फ्लाई शटल, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो ये मशीन हाथ से ही वो लोग चलाते थे और ये ज़्यादा ह्यूज नहीं होता था और एक्सपेंसिव नहीं होता था। ये लोग हाथ से ही चला के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे, जिनके कारण इनका भी री एमर्जेंस होने लगा। और नेक्स्ट, अब ये जो गुड्स बनते थे, अब ये लोगों तक कैसे पहुंचता था, लोग इसे क्यों खरीदते थे। ठीक है, लोगों के दिमाग में कैसे आता था कि मुझे इसी कंपनी का लेना है, ये अच्छा है वो अच्छा है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल था एडवर्टीजमेंट था। ठीक है, तो नए कंज्यूमर्स क्रिएट करने के लिए एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया गया। जैसे कि मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, इंडिया में क्लोथ सेल करने के लिए उसमें अब क्लोथ बंडल्स में अपना लेबल्स लगा देते थे मैनचेस्टर का, ताकि जो भी लोग ये खरीदते थे तो वो क्या देखते थे, वो लेबल देखते थे, क्या लिखा हुआ है, मैनचेस्टर से बना हुआ, मेड इन मैनचेस्टर, जिसके कारण उनको यकीन हो जाता था कि नहीं ये बहुत अच्छा कपड़ा है, ये एकदम खरीदना चाहिए, कॉन्फिडेंट हो जाते थे। नेक्स्ट, वो लोग इमेजेस का भी इस्तेमाल करते थे, वीमेंस का, फिर जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस इंडिया में होते हैं, हमारे देवी देवता लोग, उनका भी फ़ोटो वो लोग प्रिंट करके अपने सामानों को बेचा करते थे, ताकि उनको लोगों को, जितने भी इंडियन लोग हैं उनको ये ना लगे कि ये फॉरेन प्रोडक्ट है, इन्हें तो मतलब अजीब है, हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग उस प्रोडक्ट से फैमिलियर हो जाएं कि हाँ हमारे देवी देवता का फ़ोटो उसमें है तो हम लोग को लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सिर्फ मैनचेस्टर लोग को ही ये एडवर्टीज़मेंट मदद नहीं कर रहा था, यहाँ पे जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे जो अपना बात फैलाना चाहते थे, उन लोग को भी ये एडवर्टीज़मेंट बहुत मदद किया है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते थे वो कैलेंडर्स भी बनाते थे ताकि वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज कर सकें। जैसे कि अभी भी आप लोग देखते होंगे, आपको बहुत सारे जगह से फ्री में कैलेंडर मिलता होगा और उसमें उस कंपनी का नाम सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो वो लोग ऐसा क्यों करते, ताकि वो लोग प्रमोट कर सके अपने कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो उसी तरह तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी एडवर्टाइज करते थे, जिसके कारण जो नेशनलिस्ट मैसेज था उसमें क्लियर एंड लाउड में लिखा जाता था, एडवर्टाइज किया जाता था, जिसमें जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स। ऐसे करके बहुत पॉपुलर किया गया था ये सब स्लोगन्स को, ताकि जो लोगों के अंदर है यूनिटी की भावना बढ़ सके। और जैसे कि हम लोग को पता ही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, तो जिसके कारण इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन मिला। तो एडवर्टीज़मेंट भी एक व्हीकल बन गया था ताकि लोगों के बीच में नेशनलिस्ट मैसेज पहुंचाया जा सके, देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जगा सके। ठीक है, थैंक यू। आज का वीडियो यहाँ ही ख़त्म होता है। तो अगर नहीं समझ आए आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।